हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सलमा कौसर। मैं हूं मोहम्मद अली सोमरो। भारत को फजाओं के बाद समंदरी महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। पाक बहरिया ने समंदरी जोन में भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक भारतीय आबदोज को पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में दाखिले से रोक दिया गया। बात करते हैं तारिक मलिक से। तारिक, भारत को एक और नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल सलमा, ये पाक बहरिया की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आबदोज की जो जंगी हिकमत अमली होती है उसमें जो मुखालिफ फौज होती है उसके सामने उसने डिटेक्ट नहीं होना होता। अगर कोई आबदोज दूसरे रडार पर आ जाए और दूसरी नेवी उसको देखे तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी होती है। यही कुछ भारत के साथ हुआ। जब भारत की एक आबदोज जो है वो पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब आई तो उसका पाक बहरिया ने सुराग लगा लिया। सुराग लगाने के बाद उसको निशाना बनाना इंतहाई आसान होता है, लेकिन पाक बहरिया ने हुकूमत की पॉलिसी पर अमल करते हुए अमन के क़याम के लिए उसको निशाना नहीं बनाया। ऐसा कहना है पाक बहरिया की तरफ से। जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बनाया। नवंबर 2016 के बाद ये दूसरा मौका है जब पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक बहरिया का जदीद टेक्नोलॉजी से लैस भारतीय आबदोज का सुराग लगा लेना भारतीय बहरिया की नाकामी है। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि अमन कायम रखने की हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया गया, जो पाकिस्तान की अमन पसंदी की तर्जुमानी करता है। इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए भारत को भी अमन की तरफ राग़िब होना चाहिए। ये साथ सलमा बताना जरूरी है कि ये अहम कारनामा पाकिस्तान नेवी की आला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। जिस तरीके से पाक फजाइया ने बेहतरीन तरबियत का मुजाहरा और हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए भारतीय तैयारों को निशाना बनाया और भारत का जो गुरूर था उसको खाक में मिला दिया, इसी तरीके से पाक बहरिया ने भी भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर अपनी जो जंगी हिकमत अमली है उसमें महारत का सबूत दिया है। जी तारिक, ये बताइएगा कि क्या भारतीय आबदोज पाकिस्तान की तहवील में है? हाँ जी, भारतीय आबदोज जो बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद है उसकी कैटेगरी होती है कि उसमें पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद शुरू होती है उससे पहले का एक इलाका है जो बैनुल-अक़वामी समंदर होता है, लेकिन उसमें प्रिकॉशंस ये होती हैं कि उसमें आम हालात में दूसरे मुल्क की आबदोज नहीं आती। तो इसमें जब उनकी आबदोज पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब आई तो उसको पाक बहरिया ने उसको डिटेक्ट कर लिया, उसकी निशानदेही कर ली। किसी भी जो नेवी होती है उसकी आबदोज अगर इस सिचुएशन में जब स्टैंड ऑफ पे होती है दोनों मुल्कों की फौजें, तो उसमें आबदोज का डिटेक्ट हो जाना दूसरी नेवी का जिस मुल्क की बहरिया होती है उसकी नाकामी होती है। और पाकिस्तान जिसने उसका निशानदेही की, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। आबदोज का काम ही यही होता है कि वो ज़ेरे ज़मीन होती है और वो मुखालिफ फौज की नजरों से ओझल रहती है। इस तरीके से पाक बहरिया ने इसका सुराग लगाकर भारतीय बहरिया को वाज़ेह कर दिया है कि अगर वो पाकिस्तान के समुद्री हदूद के करीब आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाक बहरिया पूरी तरह मुस्तैद है और उसने अपनी मुस्तैदी का सबूत वीडियो की शेप में भी जाहिर कर दिया है। जी तारिक, एक बार फिर से भारत की जानिब से फिजा के बाद अब समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, तो क्या दफ्तर खारजा ने भारतीय सफीर को तलब करके आगाह किया है मामले से? कोई मरासला हवाले किया है उनके? जी, ये डेवलपिंग न्यूज है। अभी हमें ये इत्तला मिली है कि पाक बहरिया ने एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल की जब पाकिस्तान के समुद्री हदूद के करीब जो भारतीय बहरिया खुफिया तरीके से भारतीय बहरिया की आबदोज पाकिस्तानी हदूद के करीब आ रही थी, उसको डिटेक्ट कर लिया और उसकी निशानदेही करने के बाद उसको वाज़ेह तौर पर का पैगाम दिया गया कि अगर वो यहाँ से वापस ना गए तो उनको निशाना बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान। तारिक मलिक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक फ्लीट कमांडर आरिफुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। आरिफुल्लाह साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है? जनाब, ये माशाल्लाह बड़ी कामयाबी है और ये पहला वाकया नहीं है। आज से तकरीबन 2 साल पहले भी इनकी एक आबदोज जो है, जब हम सीपेक का रास्ता को खोल रहे थे, गवादर से हमारे कुछ जहाज जाने थे, तो वो हमारे समंदरी हदूद में आई थी और उन्हें हमने 56 आवर्स ट्रैक किया था, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया में। इसके बावजूद भी उन्होंने दोबारा ये हिमाकत की है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहरिया जो है वो कभी रहेगी और बहरिया वाले जो है मुनासिब इसका इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। ये एक और हिमाकत है जो उन्होंने की है और मेरे ख्याल में इस चीज़ को उजागर करना चाहिए और इसके शवाहिद को भी इकट्ठा करना चाहिए पाकिस्तान बहरिया को और उसको मंजर आम पे लाना चाहिए।
आरिफ साहब, डिटेक्शन काफी मुश्किल काम है आबदोज की, तो इसकी डिटेक्शन का तरीका कार क्या होता है, किस तरह से इसको रेक्टिफाई किया जाता है? देखिए, इसको सबमरीन, क्योंकि ज़ेरे समंदर जो है वो आवाज से डिटेक्ट की जाती है, तो जो कि दुश्वार होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान नेवी ने पहले भी ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और हम इस इलाके में जो है इस काम करने के माहिर हैं और हमने इसका सबूत दिया है कि मौजूदा वसाइल के साथ हम इंशाअल्लाह उनको न सिर्फ जमीन पर, फजा में, बल्कि समंदर पे भी ज़रदकूब करेंगे। आरिफ साहब, ये फरमाइएगा कि इससे पहले भारत कितनी मरतबा ऐसी हिमाकतें कर चुका है, कितनी मरतबा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की है? देखें, वो इसकी कोशिश तो करते रहते हैं, मगर माशाल्लाह हम लोग जो हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं, हर वक्त चौकन्ना रहते हैं और अक्सर वो पकड़े गए हैं यहाँ पर और हमारे पास उनका बहुत ज्यादा डाटा है, इसलिए अब उनको पकड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है आरिफ साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आइंदा के लिए ये जो हालात चल रहे हैं खित्ते में, इसमें फजाइया और जो हमारी बर्री अफवाज है वो तो चौकन्ना है ही हैं, लेकिन ये जो कोस्टल बेल्ट है पाकिस्तान की, ये कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और यहां पर पाक अफवाज इस वक्त कितनी ज्यादा मुतहरिक हैं? देखें, पाकिस्तान की तमाम अफवाज जो हैं वो उस तरह तैयार हैं कि पाकिस्तान का जो दिफा है उसको मजबूत रखें और किसी सूरत में पाकिस्तान के दिफा में किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहरिया ने एक बार फिर जो है वो उनकी आबदोज को पकड़ा है और इंशाल्लाह उसके साथ वो खेलेंगे जो खेल खेलना चाहिए। ठीक है आरिफ साहब, ये भी फरमाएगा कि जिस तरह भारत ने LOC पर और मकबूजा कश्मीर और दोनों जानिब जिस तरह वहां पर कोशिश की, क्या समंदर में, पानियों में इतना आसान होता है दरअंदाजी की कोशिश करना? देखें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी की सबमरीन पकड़ी जाए और जो इनकी सबमरीन बार बार पकड़ी जाती हैं, इससे ये साबित होता है कि न सिर्फ उनके जो यूनिट्स हैं, उनकी जो मटेरियल स्टेट है वो अच्छी है, बल्कि उनका मोरल, उनकी प्रोफेशनलिज्म जो है वो बहुत ही नाकारा है। मैं समझता हूं कि सबमरीन का पकड़ा जाना जो है वो एक सिर्फ एक नाअहल जो क्रू है वही पकड़ा जाता है इतनी आसानी से। तो चुनाचे जो हिंदुस्तान इतने पैसे अपने जो है ना दिफा पे खर्च करता है, इसका कोई फायदा नहीं है और उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है और वो ये कि कश्मीर के मसले को वहाँ के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। इसके बगैर इस इलाके में अमन, सलामती और खुशहाली नहीं आ सकती। ठीक है आरिफुल्लाह साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी, सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने। मोहम्मद मालिक साहब, इस मरतबा भारत ने पानियों में, समंदरी हुदूद में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। भारतीय जो सबमरीन थी वो डिटेक्ट हो चुकी है। पाक बहरिया की इस कामयाबी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा सारा ये एक वीडियो गेम बन गया। लास्ट ईयर इन्होंने कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और ग्राउंड ट्रूप्स के साथ की, वो भी पकड़े गए, नालायकी ग्राउंड ट्रूप्स की स्टैब्लिश होगी। एयरफोर्स का इन्होंने इतना डराया हुआ था कि जी दुनिया की इतनी बड़ी एयरफोर्स है, दे लॉस्ट 2 प्लेन्स, अपना पायलट पकड़वा दिया। आज ये जो हो रहा है ये तो बड़ी नालायकी है, ये इक्विपमेंट से ज्यादा ट्रेनिंग का फेलियर है। जब सबमरीन जिस तरह पकड़ी जाए तो यकीन माने दिस शोज लो स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो आपके तीनों जो विंग्स हैं उसमें आपकी सिक्योरिटी आ गई है, ग्राउंड में, आपकी हवा में, फिजा में और अब आपके पानी में। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो इनके साथ दुनिया में हो रहा है वो भी हो रहा है। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि भारत को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए, अपने जोन से निकलना चाहिए। जो सेल्फ बिल्डिंग का एक इमेज ऑफ ग्रैंडर है कि हम अपने आप को रीजनल सुपर पावर समझते हैं, आई थिंक दिस इज ऑल फूड फॉर थॉट कि अब वक्त आ गया है कि आप इश्यूज को मैच्योरली करें और आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक रीजन में फैसले नहीं होंगे। ख्वाहिशात जो मोदी साहब की थी वो तो नजर आ गया कि जो उनके पास टूल्स हैं, चाहे वो उनकी अफवाज हैं या दूसरे टूल्स ऑफ ऑपरेशन हैं, ये निहत्ते लोगों पे तो चलने के लिए बहुत हैं। आप निहत्ते कश्मीरियों को मार सकते हैं, आप दिल्ली में जाके मुसलमानों की बस्तियां साफ कर सकते हैं, लेकिन जब आगे भी सबमरीन के आगे नेवी खड़ी हुई है
और आपके जहाजों के आगे यहाँ के जहाज खड़े हुए, तो फिर दुनिया एक और वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में आ जाए मोदी साहब तो बेहतर है। आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा किया है, अभी भी एस्केलेशन को रोका है, वरना दे कुड हैव इजीली टेकन आउट। ये सबमरीन को उड़ाना मसला ही कोई नहीं था, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। और देख रहे हैं कि जो कल भी सारे चैनल्स में हम न्यूज पे भी डिटेल में आया, जो इनके पास थे इसराइल के साथ मिलके किराए के बाजुओं पे जंगें नहीं लड़ी जाती। तो अगर भारत जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, और अगर वो कल उसका प्राइम मिनिस्टर कहता ओहो अगर राफेल तैयारी होते तो हम बड़ा कुछ कर लेते, अगर पे तो भाई बड़ी दुनिया से गुजर गई। अगर ये होता, अगर वो होता, अगर हम भी अमेरिका होते, कुछ होते, अगर से दुनिया नहीं चलती। दुनिया चलती है आज से और अभी से और अपनी रियल कैपेसिटीज पे। सो आई थिंक ये एक और एम्बेरसमेंट है इंडिया के लिए, और इसका नेगेटिव ये होगा कि ये और इनको झुंझलाहट होगी, मोदी साहब कोई और तरीका सोचेंगे। लेकिन आई थिंक ये अच्छा रियलिटी चेक हुआ है एंड पाकिस्तान की चाहिए कि इश्यूज को और भी हाईलाइट करें इंटरनेशनल लेवल पे। सिर्फ हमारे चैनल्स पे चलने से फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल फोरा पे और दूसरे ममालिक को ये चीजें बतानी चाहिए, ये वीडियोस जानी चाहिए कि देखें हम इतना रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, लेकिन हर कोई भी रिस्ट्रेंट अनलिमिटेड नहीं होता। मालिक साहब, जिस तरह अभी ये हालिया वाकयात हुए हैं, पाकिस्तान ने 2 मिग भी गिरा दिए, 2 मिसाइल भी डिटेक्ट हो गए उनके, और आज आप दोस्त को भी डिटेक्ट कर लिया, तो इन पैदर पे वाकयात के बाद आप क्या समझते हैं भारत किस तरह से खुद को एक्सपोज कर रहा है दुनिया के सामने? कंपैरिजन क्या बनता है इन वाकयात का? और जिस रियल कैपेसिटी की आपने बात की, वो रियल कैपेसिटी भारत की आखिर है क्या? देखिए, अगर आज मैं पेंटागन में बैठा हूँ या आज मैं डोनाल्ड ट्रंप के कमरे में बैठा हूँ, तो अमरीका जो इसको एक काउंटर फॉइल बना रहा था चाइना के खिलाफ और बिल्डअप कर रहा था कि ये लोकल पुलिसमैन जो सा है, इस इलाके का शेरिफ जो सा है वो भारत होगा, तो मेरा ख्याल है वहां भी बड़ी सीरियस रीथिंक हो रहा होगा कि ये कैसा शेरिफ है जो कहीं पे अपना बैच छिनवा बैठता है, कोई इसकी पिस्तौल लेके चला जाता है, कोई इसकी टोपी उतार के जमीन पे फेंक देता है। तो ये तो एक आपका परसेप्शन होता है, भारत का एक परसेप्शन था। और आई थिंक जो पिछले 4-5 दिनों में जो भारत के परसेप्शन ऑफ इनविंसिबिलिटी की और एक बहुत बड़ी ताकत है, हम खुद इस परसेप्शन में कई बारी सोचते थे 2 बार, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इसकी अफवाज है, वो पता लगा कि ये तो मिट्टी के पांव है सारे। सो आई थिंक जितना परसेप्टिव डैमेज भारत को हुआ है, अगर ये भारत ना अभी भी होश के नाखुन ना लिए मोदी ने, तो ये और भी ये एक्सपोज होते जाएंगे और उसका भारत को नुकसान है। लेकिन यही होता है जब आप एक पागल आदमी को अपना वजीर आजम बनाए, तो फिर यही होता है उसका नतीजा। मोहम्मद मालिक साहब, ये फरमाइएगा कि पहले हमने राजस्थान में जो भारत कार्रवाई करना चाह रहा था उसको डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद कराची का भी उसमें नाम था, इस मरतबा जो समंदरी हुदूद में ये कार्रवाई की गई है उसको भी पाकिस्तान ने डिटेक्ट कर लिया। ये कराची को ही महाज पे क्यों रखा गया है, हदफ पे क्यों रखा गया है भारत की जानिब से? देखिए, आपका नर्व सेंटर है, आपका इकोनॉमिक हब है कराची। कराची आपकी पोर्ट है, आपके जो ऑयल इंपोर्ट्स आते हैं वो शिप्स आके आपके इस रीजन में लगते हैं, आपकी एनर्जी नीड्स यहाँ से पूरी होती है, आपका इकोनॉमिक है 70% ऑफ योर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जनरेट हो रही है यहाँ से। तो खुदा न खास्ता कराची में कुछ भी अगर वो शरारत कर पाए तो पाकिस्तान को बड़ी जद पहुंचती है। जिस तरह मुंबई में अगर कोई चीज हो तो वो उनकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और जो उनका बिजनेस हब है वो मुंबई है। हर मुल्क में एक आधा शहर ऐसे होता है। जब न्यूयॉर्क में गए थे और आपने ट्विन टावर्स गिरे थे तो पूरा अमेरिका क्या पूरी दुनिया हिल गई थी। 2 इमारतें नहीं गिरी थी, पूरा निजाम गिरा था उसमें। तो इसलिए कराची हो गया, मुंबई हो गया, लंदन हो गया, उधर न्यूयॉर्क हो गया, कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनकी भी बहुत ज्यादा टेक्निकल के अलावा टैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी होती है। तो इसलिए ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। समझ आता है कि अगर वो कराची में कोई भी शरारत सोचते हैं तो। आरिफ साहब, ये कहिएगा कि जो ऐसी सूरत हाल जब पेश आती है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या होता है ऐसी सूरत हाल को काउंटर करने का, टैकल करने का? देखिए, इस वक्त जो हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो तो नेवी की हाई कमांड को भी पता है और नेशनल कमांड अथॉरिटी को भी पता है। और मेरे ख्याल में जो कुछ चीजें हो रही हैं इसमें हमें पूरा राइट है इस वक्त कि हमें सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दें और हम जो है गैर बजानिब नहीं होंगे ऐसा करने में। मगर क्योंकि पाकिस्तान एक जेस्चर देता है कि हम अमन के ख्वाह हैं, तो इसलिए कम से कम इस सबमरीन को पकड़ा जरूर जाना चाहिए, इसको इस दफा सरफेस कराना चाहिए।
आज से 2 साल पहले भी हमने उनकी सबमरीन को खैर सगाली के तौर पे हम उसको ट्रैक करते रहे, उसका हमने डाटा इकट्ठा किया जो आज हमारे काम आ रहा है, तो उसको जाने दिया था हमने, और हमने इस पे इत्तेफाक किया था कि हम उसको ट्रैक करते रहें ताकि हमें उनकी सबमरीन्स के पूरे डाटाज मिल जाए। मगर आज इस वक्त जो है, मेरे ख्याल में जिस तरह हमने पायलट को पकड़ के छोड़ा है, इस तरीके से सबमरीन को भी पकड़ कर छोड़ना चाहिए, वरना मोदी साहब मानेंगे ही नहीं कि ऐसा उन्होंने किया, क्योंकि इंडिया तो झूठ बोलने का एक्सपर्ट है। तो इनको इनके घर तक ले जाना पड़ेगा और इनको इनकी औकात में लाना पड़ेगा। आपने यहाँ किसी ने बात की थी पुलिसमैन बनने की, इंडिया में वो सलाहियत ही नहीं है कि पुलिसमैन बन सके, तो उसके बनिस्बत पाकिस्तान जो है वो महदूद वसाइल से जो है वो अपना गलबा हासिल करने की सकत रखता है, और इंशाल्लाह हमारी अफवाज और हमारे अवाम एक साथ हैं, और पेशावराना सलाहियत जो है वो भी हाई है और हमारा मोरल भी हाई है, और इंशाल्लाह हम जरूर गालिब आएंगे। बहुत शुक्रिया आरिफुल्लाह हुसैनी साहब, साबिक फ्लीट कमांडर हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद मालिक साहब, ये बताइएगा कि पै दर पै वाकयात के बाद क्या भारत पीछे हटेगा? क्योंकि वजीर आजम ने पेशकश की है, बाज़ाब्ता तौर पे अब कहा है कि हम की पेशकश करते हैं, भारत क्या इसको कबूल करेगा? देखिए, मैं बार बार एक ही बात करता हूं कि मोदी साहब अंग्रेजी में कहते हैं आई विल बिकॉज आई कैन। अगर मोदी को मौका मिलता है कि वो एग्रेशन करे तो वो बिल्कुल करेगा, उसको नहीं परवाह कि पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है, ऑपोजिशन पार्टीज क्या कह रही है, दुनिया क्या कह रही है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक मजहबी जुनूनी है जिसके ये बिलीफ और मजहब का हिस्सा है कि उसने ऑपरेशन करनी है मुसलमानों की, उसने पाकिस्तान को तोड़ना है, उसका 1971 का हैंगओवर है, वो मुफ्ती बानी वालों के साथ खुद काम करता रहा है, उसने खुद कहा हुआ है, तकरीरों में कहा हुआ है, तो उसका हैंगओवर है कि मैं एक बारी पाकिस्तान तोड़ने में शामिल रहा हूं तो अगली बारी मैं खत्म करने का क्रेडिट भी वो लेना चाहेगा। ही इज नॉट योर ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन, वो एक आम किसी सियासी जमात का लीडर नहीं है, वो एक मजहबी जुनूनी आदमी है जिसको ताकत मिल गई है। ये गवर्नमेंट प्रेशर हो गया, ऑपोजिशन का प्रेशर हो गया, इस पे अपने दिमाग में तारीख का प्रेशर है, वो अपने आप को तारीख का हीरो समझता है, उसने वहां पे जाना है। अगर तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना हुआ कि जो इसके साथ लोग हैं, जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कि वो भी हाथ उठा लें कि मोदी साहब ये नहीं हो सकता, फौज हाथ उठा लेगी, अगर हम जाएंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, अगर ये ना कर सका प्रैक्टिकली तो मोदी पीछे हटेगा। वरना नरेंद्र मोदी जो है वो ये कोई सोशल नाइसिटीज में या परसेप्शन ऑफ राइट और रॉन्ग पे नहीं हटने वाला आदमी, बिकॉज वो पॉलिटिकली नहीं सोचता। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ें, आप इनके ऊपर 3 किताबें छप चुकी हुई हैं, आप उसके अंदर जो जिन लोगों को अपना हीरो मानते हैं आप उनके ऊपर जरा पढ़ लें, उनसे ज्यादा बदबूदार लोग, बुरी जहनीत के लोग और इंतहा पसंद लोग आपको शायद पूरी दुनिया में ना मिले। ये वो लोग हैं जो हिटलर का हॉलोकॉस्ट था ना, उसको दे विल मेक इट लुक लाइक चाइल्ड्स प्ले। ये बिल्कुल एक और मेंटालिटी से आप डील कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मजबूरी होगी तो ये पीछे हटेंगे। इसलिए पाकिस्तान को अपना गार्ड ऊपर रखना चाहिए, वी शुड स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि अभी मोदी का हमने एंड नहीं देखा। ठीक है, मोहम्मद मालिक साहब हमें ज्वाइन किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड राव इफ्तिखार अहमद साहब ने। राव इफ्तिखार अहमद साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की पाक बहरिया की? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे कि हमारे पहले एयरफोर्स ने इतनी बड़ी कामयाबी शो की और आर्मी कॉन्स्टेंटली कर रही है, इसी तरह से बहरिया भी मुकम्मल तौर पर तैयार थी। और ये जो उनकी सबमरीन पक्की है, जो आपको मालूम ही होगा कि ये उनकी लेटेस्ट सबमरीन थी, स्कॉर्पियन क्लास, जो कि फ्रांस से उन्होंने दी है। तो इसको भी डिटेक्ट किया, ये हमारे पानियों के साउथ में थी और जो है वहां पर हमारे नेवी के एसेट्स में उनको डिटेक्ट किया। और जब ये सबमरीन को नीचे डिटेक्ट कर लेते हैं, ये अंडर वाटर छुपने की कोशिश करती है, ऑब्वियसली सबमरीन का यही काम है, उसके रह के सर्विलेंस करती है। तो जब वो वहां पर थी तो इसको जब कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहे तो फिर ये इनकी बैटरी एक लेवल पे पहुंच के कमजोर हो जाती है, तो फिर उसको मजबूरन ऊपर आना पड़ता है पेरिस्कोप पे बैटरी चार्ज करने के लिए। तो उस मजबूरी की हालत में जब इनको कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहे तो ये ऊपर आई, इसका पेरिस्कोप, ये आपने इसका वीडियो भी देखा होगा, और फिर इसको जल्द अज जल्द साउथ की तरफ अपने इलाके से बाहर जाने में मजबूर कर दिया गया।
इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, जिस तरह भारत को हर महाज पे हर सतह पर शिकस्त हो रही है और दुनिया उनकी शिकस्त का एतराफ भी कर रही है, क्या आपको लगता है कि अब वॉर बाय अदर मीन्स की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान को मौशी और इक्तिसादी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि जाहिर है हम भारत से अच्छे की तवक्को नहीं कर सकते। राव इफ्तिखार साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, कितना मुश्किल काम था पाक बहरिया के लिए इस आबदोज को डिटेक्ट करना टेक्निकली सबमरीन को डिटेक्ट करना, अंडर वाटर सबमरीन को डिटेक्ट करना, पूरी नेवी के जो फाइटिंग सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही होता है। मैं खुद एंटी सबमरीन स्पेशलिस्ट रहा हूँ। सबसे मुश्किल काम सबमरीन को, और वो भी कन्वेंशनल सबमरीन को, लेटेस्ट सबमरीन को डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम 2016 में भी इसी तरह से डिटेक्ट किए थे उनकी सबमरीन, और अब फिर इसको, ये जो उनकी लेटेस्ट सबमरीन इसको भी डिटेक्ट किया और उसको कॉन्स्टेंटली ट्रैक किया। सिर्फ एक दफा डिटेक्ट नहीं किया, उसको कॉन्स्टेंटली ट्रैक किया, जिस पे कि वो मजबूर हुई ऊपर आने की और इस इलाके से निकल गई। तो ये एक क्लियर मैसेज है इंडिया के लिए कि पाक बहरिया जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है पूरे हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, और इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश ना करेंगे तो वो उसी तरह मुंह की खाएंगे। जैसे कि ये सबमरीन है, इसको अगर पाक बहरिया अटैक करना चाहती, इंगेज करना चाहती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन हम किसी तरह से एस्केलेट नहीं करना चाहते, सिर्फ अपनी दिफाई तैयारी उनको दिखाना चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर दिफा के लिए तैयार हैं। राव साहब, ये फरमाएगा कि तीनों महाजों पर भारत को शिकस्त हो रही है, बर्री, बहरी और फिजाइया में। ये बौखलाहट है, इल प्लानिंग है, ये बेसिकली है क्या भारत बदहवासी का शिकार क्यों हो गया है? ये जी ऑब्वियसली कि उसको जब इन तीनों महाजों पर शिकस्त हुई है तो, लेकिन जैसे कि अपने मोदी ने बार बार कोशिशें की हैं, वो एक इरेशनल आदमी है, उससे कोई भी चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है। वो अपने इलेक्शन वगैरह जीतने के लिए अभी भी कोई भी हरकत कर सकता है। तो हमें मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए, तीनों फोर्सेस को भी और पूरी कौम को। और जब हम मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे और उसको ये बार बार जाहिर हो जाएगा कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, तो फिर गालिबन वो इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। इफ्तिखार साहब, जिस तरह आपने बताया कि इससे पहले भी ऐसा हुआ कि भारत की जानिब से कोशिश की गई और उसको नाकाम बनाया गया, इस बार भी ऐसा हुआ कि नाकाम बनाया लेकिन आबदोज को तबाह नहीं किया गया, तो सिफारती सतह पर इसका क्या तरीकाकार होता है? हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है? ये वज़ारत खारजा का काम है कि अगर वो इसको अप्रोप्रिएट समझेंगे तो कर देंगे, लेकिन पाक बहरिया जो इंसिडेंट है ये आपको अभी सामने है और वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी तमाम तफसील बताएंगे और फिर गवर्नमेंट जिस किस्म का भी अगला इकदाम करना चाहेगी अगर सिफारती लेवल पे तो कर लेगी। लेकिन उनके सिफारत खाने वालों को बुलाकर बताएं या ना बताएं, उनकी नेवी को और पूरी दुनिया को ये सामने बिल्कुल जाहिर हो चुका कि जी उनके लिए क्या मैसेज है कि जी हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और कोशिश ऐसी हरकतें करने की ना करें। राव साहब, कोई कंपैरिजन तो नहीं है पाक अफवाज का भारत की जो अफवाज है उनके साथ, क्योंकि एक तो जज्बा हुब्बुल वतनी और साथ ही साथ अल्लाह की मदद भी पाक अफवाज के साथ ही साथ है, लेकिन भारत में वहां पर खुदसोजी भी की जा रही है, वहां उनका मोराल भी बहुत डाउन है और फिर इस तरह की कार्रवाइयां जो कि ऑफिशियली ये एक सुकम और एक शर्मिंदगी का बायस है, एक नाकामी है उनकी पूरी अफवाज के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? कि ऑब्वियसली क्योंकि वो एक डिप्रेशन में है और मोदी के जैसे मैंने पहले कहा कि वो किसी भी इरेशनल आदमी, वो किसी भी किस्म की हरकत कर सकता है और वो हर किस तरफ से कोशिशें करता रहेगा कि कहीं से कोई मौका मिल जाए और उनको अपनी टांग ऊपर जाहिर करने का मौका मिल सके, जो कि पाक फौज तीनों फौजें जो है तो अफवाज जो है माशाल्लाह तैयार हैं और हर घड़ी उन पे नजर रखे हुए इंशाल्लाह ऐसा मौका उनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है राव साहब, इससे पहले गो के भारत दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाता रहा है। गुज़िश्ता कई सालों में जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां हुई, खुद कुलभूषण का पकड़ा जाना और फिर उसका एतराफ करना कि पाकिस्तान में उसने दर्जनों दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई, लेकिन अब खुलकर भारत सामने आ चुका है। बालाकोट में दरअंदाजी की गई, उसके बाद गुज़िश्ता दिनों हमने देखा जो फाइटर पायलट, भारतीय फाइटर पायलट पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया और फिर अब सबमरीन का आना। इस खुली खिलाफ वर्जी और जंग के ऐलान को पाकिस्तान को कैसे टैकल करना चाहिए? पाकिस्तान को भी हमें अपना गार्ड ऊपर रखना चाहिए, मुकम्मल तैयारी रखनी चाहिए और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक खास तौर पे उनके इलेक्शन हो जाते हैं ये कोई भी हरकत कर सकते हैं। और जिस कुलभूषण यादव का आपने कहा, कुलभूषण यादव का भी देखें कि उसको चाबहार में पोस्ट किया गया था,
बाहर से उसने अपने इनिशियल बयानात में भी कहा था कि वो वहां से बोट्स वगैरह भेज के साउथ ऑफ गवादर कोई हरकतें कराना चाहता था ताकि सीपैक को भी वो अपना निशाना बना सके, सीपैक को नाकाम बनाने की कोशिश की जा सके, क्योंकि सीपैक का सबसे अहम जो जुज है वो गवादर पोर्ट और फिर उसका समंदरी इलाका जहाँ को समंदर का रास्ता जाता है। तो इसलिए जो हमारा पूरा सी है, खास तौर पर साउथ ऑफ गवादर और होबारा, ये बहुत अहम है और उसकी दिफा के लिए ऑब्वियसली और उसके नजर रखने के लिए पाक बहरिया हर वक्त तैयार है। और ये उसी का मजहर है कि अभी हमने उसकी सबमरीन को भी पकड़ा और 2 साल पहले भी उनको इस तरह से पकड़ा था। तो ये यादेव की कुल कोशिशें या जो भी हैं, इन सबको सिर्फ ये जो आजकल का वक्ती तनाज़ा चल रहा है सिर्फ इसी पे नहीं बल्कि सीपैक की नजर में भी देखना चाहिए कि ये उसको भी किसी न किसी तरह से खराब करना चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, एक चीज तो अयां हो गई कि भारत का दिफाई निजाम, उनका जो डिफेंस सिस्टम है, इंतहाई कमजोर है। भारत ने किस भोंडे तरीके से खुद को एक्सपोज किया है और अपने डिफेंस सिस्टम की खामियों को अयां किया है दुनिया पे? मैं उनके दिफाई निज़ाम को कमजोर तो नहीं कहूँगा। उनके दिफाई निज़ाम जैसा कि बहरिया में भी उनके पास लेटेस्ट सबमरीन हैं, लेटेस्ट शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़ हैं, लेकिन सिर्फ हथियार सब चीज़ नहीं होते। असल में जिस तरह के कहते हैं कि इट इज द मैन बिहाइंड द गन, वो सबसे ज्यादा अहम है। तो पाकिस्तान बहरिया उनके बहरिया के मुकाबले में तादाद में बहुत कम है, टेक्नोलॉजी में भी गालिबन कम है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में और जज्बा ईमानी में उनसे बहुत ज्यादा है और वही सबसे ज्यादा अहम चीज है जिसका कि अभी मुजाहिरा हुआ है। ठीक है राव इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक सफीर सरवर नकवी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सरवर नकवी साहब, एक और महाज पर भारत को नाकामी हुई है, क्या कहेंगे आप? हाँ अली सरवर नकवी साहब, मैं तो समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे भारत की सरकार वो जब तक इलेक्शन उनके होते हैं वो बार बार कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कोई प्रोवोकेशन करते जाएं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और जो बात होती है उसको काउंटर करना चाहिए और फिर बैनुल अक़वामी बरादरी को भी इससे आगाह करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन एज है, आजकल कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती है और कोई भी हरकत उनके तरफ से जो होती है उसका पूरी तरह एक तो मुकाबला किया जाएगा और दूसरे उसका प्रचार भी किया जाएगा ताकि दुनिया को आया हो जाए कि भारत किस किस्म की पॉलिसीज पे इस वक्त तुला हुआ है। अली सरवर नकवी साहब, पाकिस्तान की जानिब से बार बार अमन का पैगाम और भारत की जानिब से बार बार जारहियत का मुजाहिरा, ये तो दुनिया के सामने है। आप क्या समझते हैं कब वो वक्त आएगा जब अक़वाम मुत्तहिदा इंटरवीन करेगा और भारत को इस जारहियत से बाज रहने को कहेगा? ये मतलब कि ये तो अगर बात ऐसी बढ़ती गई तो जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा इंटरवीन करेगा, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी खुद मुख्तार मुल्क के लिए, वो अपना दिफा करे, ठीक है। दूसरा होता है कि दूसरा जो हरकतें आपके खिलाफ कर रहा है, जो प्रोवोकेशन कर रहा है, वो उसको एक्सपोज करना। तो हम एक तो डिफेंस हमारी अच्छी है, दूसरे ये कि हम प्रोवोकेशंस को एक्सपोज कर रहे हैं और वो एक वक्त आएगा, ये इनडेफिनेटली ऐसे नहीं होता रहेगा, जबकि इसको बैनुल अक़वामी बरादरी इसको टेकअप करेगी और इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। और बहरहाल जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो ऑलरेडी इंगेज हैं इस मामले में, उनका राब्ता मुस्तकिल राब्ता है भारत की सरकार से कि यहाँ पे टेंशन कम हो। नकवी साहब, ये फरमाएगा कि भारत को तमाम महाजों पर हर सतह पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाक अफवाज, वो चौकन्ना है, भारत की तमाम शैतानी हरकतों पर नजर रखे हुए हैं। सिफारती सतह पर हमें क्या करने की जरूरत है? सिफारती सतह पे वही हो रहा है, देखिए ना, अक़वाम मुत्तहिदा जो होना चाहिए वो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे जो मुस्तकिल मंदूब है हमारी मलिया लोधी, वो इस चीज को रोज सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ममालिक को बता रही हैं। उसके अलावा जो हमारे सफीर हैं बाकी सारे मुल्कों में, बड़े बड़े मुल्कों में खास तौर पे, वो वहाँ पे अपने फॉरेन ऑफिसर्स को ब्रीफ कर रहे हैं। अब देखिए ना, इन चीजों का सामने हर वक्त तो एक प्रचार नहीं होता कि हमने ये कर दिया, आज ये मीटिंग कर ली, आज उनसे मिल लिए। ये सब बातें सफारती सतह पे होती रहती हैं और होती जाएंगी।
जब कोई क्राइसिस होता है तो जब तक वो क्राइसिस खत्म ना हो जाए ये सफारती एक्शन सारे चल रहे होते हैं और उसका असर होता है। अली सरवर नकवी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राव इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है रियर एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब ने। सलीम अख्तर साहब, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की और पाक बहरिया की इस कामयाबी को? ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाक बहरिया की कि समंदर में इतनी ये छोटा सा जो पेरिस्कोप लगा के और इंडियन आबदोज आई और वो उन्होंने यहाँ ऑपरेट करना शुरू किया और इसको पाक बहरिया ने डिटेक्ट कर लिया। तो ये पाक बहरिया की जो प्रोफेशनलिज्म है उसका मुंह बोलता सबूत है और साथ ये मैसेज है इंडिया के लिए कि हम वतन तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। हम कोई ऐसे आराम से नहीं बैठे हुए जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी उसकी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, इसी तरह पाक बहरिया ने भी आज ये डिटेक्ट करके, आपको याद होगा 2016 में भी इंडियन आबदोज जो है वो हमारे पानी में आई थी और उसको पकड़ लिया गया था और डिटेक्ट किया गया था और उसको मजबूर कर दिया गया कि आप वापस चले जाएं। ये जो दूसरा ये वाकया जबकि टेंशन है और आपको पता है कि हालात जो हैं वो इस वक्त बड़े नासाज वो क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इसमें उनकी आबदोज का इधर ऑपरेट करना डेफिनेटली ये एस्केलेशन की तरफ जाता है बात को लेके और हम जो है कोशिश कर रहे हैं डी एस्केलेशन की ताकि इसको खत्म किया जाए। लेकिन ये इंडियन जो है उनकी सोच की अक्कासी करता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है पाक बहरिया की तरफ से कि ये हम हर तरीके से तैयार हैं आपके लिए, लेकिन हमने उसको सबरिंग को या आबदोज को कुछ नहीं है उनको फोर्स किया कि वापस हो जाए। हम चाहते हैं अमन इस एरिया में और ये अमन की खातिर जो है हम जो इकदाम ले रहे हैं उनको डिटेक्ट करके बता दिया है कि तुम छुपे हुए नहीं हो, हमें पता है क्या हो रहा है और उनको मजबूर किया कि वो वापस चले जाएं इंटरनेशनल वाटर्स में। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा पाक बहरिया की। बहुत शुक्रिया सलीम अख्तर साहब आपका और अली सरवर नकवी साहब आप दोनों का। भारत ने एक मरतबा फिर कोशिश की, नाकाम कोशिश की और यह नापाक हरकत भारत की जानिब से की गई। अपनी आबदोज पाकिस्तानी हुदूद में पाकिस्तानी पानियों में भेजी लेकिन वो डिटेक्ट कर ली गई और एक और महाज पर भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त एडिशनल आईजी अमीर शेख PSL सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। लाइन से रिफ्लेक्ट हो रही है वो रोड है कि जो मैच के औकात के दौरान बंद रहेंगे। उसके अलावा बाकी ट्रैफिक का फ्लो भी शो हो रहा है, जहां पे मुस्तकिल रोड बंद होगा उसको भी हाईलाइट किया गया है। मकसद जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा यही है कि लोगों को कम से ज़्यादा आगाही हो और कम से कम तकलीफ हो। इसके हवाले से जैसे पहले एडिशनल साहब ने कहा कि कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक काम करेगा, उसमें हमारे हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं, हम मुसलसल सूरत हाल से अपडेट रहेंगे। हमारा FM रेडियो भी काम करेगा और मैं शहरियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो किसी रोड के बारे में FM से सुनते हैं कि वहाँ पर दबाव है तो प्लीज़ आप ऑल्टरनेट रूट इस्तेमाल करें। वहाँ पे हमारा स्टाफ आपकी रहनुमाई और भरपूर तावन के लिए मौजूद होगा। कारोबारी माण्हू अंदर जेके हॉस्पिटल पेशेंट खे ॾिसण ईंदा उन्हनि खे चेक इन करण जो कहिड़ो तरीक़ो हूंदो? असांखे त पास चेकिंग थींदो जी। मैं थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर दूँ, मेरा ख्याल है कि जो हॉस्पिटल के लोग आ रहे हैं उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये कि जो वहाँ पे अगर हम वो रोड बंद रख रहे हैं तो जैसे मैं अगर आपको मिसाल दे दूँ कि न्यू टाउन से लेके हमने आगे रोड बंद किया होगा आगा खान कट गेट नंबर 3 के बाद, तो जनरल ट्रैफिक को आगे से रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसीलिए उनको बाकी ट्रैफिक को यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर हम डाइवर्ट कर देंगे और हस्पताल आने वालों को पूरी तरीके से वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा, जिसका मकसद यही है कि हॉस्पिटल आने वाला कोई भी आदमी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर या इस कट के ऊपर किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। और यूनिवर्सिटी रोड को भी खुला इसलिए रखा गया है ताकि जो आम लोग इस रोड के ऊपर काम करते हैं, जो ये शहर की मेन आर्टरी है, वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो और इस फ्लो का मुतासर होने की वजह से पूरे शहर के ट्रैफिक के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हॉस्पिटल आने वाले बंदे किसी को भी कोई दुश्वारी नहीं होगी। हम लोग ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी अटेंडेंट को इस सिलसिले में कोई परेशानी ना हो। हॉस्पिटल के लोगों से भी फुली कोऑर्डिनेशन हो गई है और हमारा स्टाफ इस बारे में मौजूद भी है, ब्रीफ भी है। एक मरतबा फिर जिक्र करेंगे मोदी सरकार की अपनी शिकस्त का, जिसके बाद वो बुखलाहट का शिकार हो गई। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक का सबूत अगर किसी को चाहिए तो वो खुद बालाकोट जाए और देख ले।
पाकिस्तान से मोदी सरकार की हार, बीजेपी रहनुमाओं की बर्दाश्त से बाहर। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है लेकिन कोई सबूत न मांगा जाए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कपिल सिब्बल ने ट्वीट में इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दिया कि कोई भी मीडिया भारत के किसी भी दावे को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस पर बीजेपी के रहनुमा राजवर्धन राठौड़ ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को अपनी एजेंसी से ज्यादा मानते हैं तो खुद बालाकोट जाकर सबूत ढूंढें। नरेंद्र मोदी भी पहले ही अपने लोगों को आंखें बंद करके उनके झूठ पर यकीन करने का मशवरा दे चुके हैं। यहाँ तक कि भारतीय एयर चीफ के पास से भी बातों के सिवा आवाम को देने के लिए कुछ नहीं निकला। सहाफी सिरवासन जैन ने भी बीजेपी के दोहरे मयार के बारे में लिखा कि एक जगह बीजेपी कहती है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई सवाल न करो, दूसरी तरफ उसके वजीर खुद ही बालाकोट में हलाकतों का ढंडोरा पीट रहे हैं। मोदी सरकार की इलेक्शन से पहले एक और हार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से तरजीही तिजारती रियायत खत्म करने का फैसला कर लिया। ट्रंप ने फैसले पर अमल दरामद के लिए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट को खत लिख दिया। जंग का महाज हो या तिजारत का मैदान, हार मोदी सरकार का मुकद्दर बन गई। पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने भी भारत को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए गए जीएसपी का दर्जा खत्म करने के फैसले से कांग्रेस को आगाह कर दिया। खत में कहा गया है कि अमेरिका से तिजारती मफाद लेने के लिए भारत यकीन दहानियां कराने में नाकाम रहा, जबकि भारत अपनी मंडियों तक अमेरिका को रिसाई देने की यकीन दहानियां कराने में भी नाकाम रहा है। अमरीकी तिजारती नुमाइंदगान ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत जीएसपी प्रोग्राम से बाहर निकल चुका है। तरजीही तिजारती सहूलत से $5.7 बिलियन की भारतीय बरामदात ड्यूटी फ्री थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय अफवाज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की वजह से अंदरूनी कश्मीर तिजारत भी मुअत्तल है। नुमाइंदा हम न्यूज साकिब अली हमारे साथ हैं। साकिब, कश्मीर में तिजारती सरगर्मियां कब से बंद हैं? बिल्कुल, पुलवामा हमले के बाद पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी से जो है ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब बसे आवाम, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि जो इंटर कश्मीर ट्रेड के ताजर हैं उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह श्रीनगर पर और मेरे पीछे आप जो माल बरदार ट्रक्स देख रहे हैं, ये वो सामान है जो आज़ाद कश्मीर से जो है तिजारत के गर्ज से मकबूजा कश्मीर जाता है और मकबूजा कश्मीर से जो है सामान बार्टर सिस्टम के तहत आज़ाद कश्मीर आता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डेढ़ हफ्ते से खड़े हैं। ये सामान माल्टा है, ये माल्टा ख़राब हो गया है ये काफ़ी दिन से। जो आलू वो भी ख़राब हो जाते हैं, बाकी खुशक सामान ख़राब नहीं होता है। तकरीबन इधर काफ़ी परेशानी है। जो ताजर हैं उनको शदीद परेशानी के सामना है। भारतीय जारियत और जंगी जुनून की वजह से ना सिर्फ जो सिविलियन आबादी उनको नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि जो इंटर कश्मीर ट्रेड है उसको भी खातरख्वाह नुकसान हो रहे हैं। साकिब अली हमें रिपोर्ट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान मुश्किल में पड़ गए। उन्हें हिंदू बरादरी के खिलाफ तकरीर करना महंगा पड़ गया। पार्टी क़यादत ने फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। हिंदू बिरादरी के खिलाफ नफरत आमेज रिमार्क्स देने पर फयाजुल हसन चौहान हर तरफ से तनकीद की जद में आ गए। सोशल मीडिया पर सैक फयाज चौहान टॉप ट्रेंड बन गया। शीरी मजारी ने उनके रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया कि किसी को भी किसी के मजहब पर तनकीद करने का हक नहीं। वजीर खजाना असद उमर ने कहा, पाकिस्तान का झंडा सफेद रंग के बगैर नामुकम्मल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी फयाजुल हसन चौहान को निशाने पर रखा। कहा, पीटीआई के वजीर को यह अंदाजा नहीं कि रंग और नस्ल की तफरीक के बगैर पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का वतन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में रहने वाला हर फर्द सिर्फ पाकिस्तानी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी सीनियर रुकन के ऐसे रिमार्क्स बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पर सख्त कार्रवाई होगी। हर तरफ से तनकीद होने लगी तो फयाजुल हसन ने हिंदू बरादरी से माजरत कर ली। बोले, हिंदू मजहब और हिंदू बरादरी कतई मेरा हदफ नहीं था, बल्कि मेरा मतलब नरेंद्र मोदी, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया था। पंजाब के सीनियर वजीर राजा बिशारत ने भी फयाजुल हसन चौहान के बयान को नापसंदीदा करार दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। सूबाई वजीर को बयान की वजाहत करनी चाहिए। पाकिस्तान में जो हमारा आइन है, आइन पाकिस्तान, उसमें अक़लियतों के बाकायदा हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और तमाम
अक़लियतों को वही हकूक़ हासिल हैं यहाँ पर कि जो एक आम शहरी को, आज़ाद शहरी को हासिल होनी चाहिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर कोई उनके बयान से गलतफहमी पैदा हुई है तो हमें उसमें ये ज़रूर उसकी वजाहत करनी चाहिए हमें कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी के लिए पे यकीन रखता है और हमेशा हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात को अमली तौर पर साबित भी किया है। मैं समझता हूँ कि अब इस बात को अगर उनकी तरफ से कोई बात की गई है तो उस बात को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है और उसकी वजाहत करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदू बरादरी और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह के जज्बाती बयानात देंगे तो हिंदुस्तान में मौजूद जो मुसलमान बरादरी है उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। फैसल वावडा को एलओसी पर फोटो सेशन महंगा पड़ गया। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी वजीर के अमल पर बरहमी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का लाइन ऑफ कंट्रोल पर तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर जारी करना पार्टी को अच्छा न लगा। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने आला सतह के इजलास में इजहार नापसंदीदगी किया और कहा कि ये कौन सा शोहरत का तरीका है। इमरान खान ने फैसल वावडा से कहा कि शुक्र है तुम पिस्तौल लेकर एलओसी पर नहीं गए। वफाकी वजीरों की कारकर्दगी को जांचा जा रहा है। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, वज़रा और वफाकी इदारों की कड़ी निगरानी कर रही है। इस पर बात करते हैं कराची में हम न्यूज के ब्यूरो चीफ सैयद आरिफीन से। आरिफीन, इंटेलिजेंस ब्यूरो किन उमूर पर निगरानी कर रही है वफाकी वज़रा की? अली, वफाकी वज़रा और उनके मातहत जो वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये टास्क दिया नया काम सौंपा गया है वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से। वजीर आजम ने आईजी को हिदायत की है कि वो इनकी वज़रा और इदारों की मुसलसल मॉनिटरिंग करे। आईजी बाकी इदारों जो मुख्तलिफ जगहों पर कायम है, चाहे वो सूबाई किसी दारुल-हुकूमत में हो या किसी और शहर के अंदर है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत के मातहत जो भी इदारे हैं उनके अंदर होने वाली तमाम कार्रवाइयों पे उनके ऊपर नजर रखेगी और न सिर्फ नजर रखेगी बल्कि उनकी मुबैना करप्शन की रिपोर्ट भी वजीर आजम को अरसाल की जाएगी। अहम बात एक इसमें और भी सामने आई है कि कुछ अर्सा कबल ये इत्तलात आई थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से इंतकाब दहशतगर्दी के ऑपरेशन वापस ले लिए गए हैं। जो अमूर थे इंतकाब दहशतगर्दी के वो उनसे और उस पर काम नहीं कर रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन अब जो हमारे जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आईबी से ये अहम रोल अभी तक नहीं वापस किया गया है और आईबी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी रखे हुए हैं। और हालिया दिनों में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दहशतगर्दी के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल की है। आरिफीन, क्या गुज़िश्ता हुकूमतों के दौरान भी ये रूटीन रही थी और अब इसमें क्या फर्क है? अली, की गुज़िश्ता हुकूमत है उसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ सोर्स रिपोर्ट फराहम करने की या जनरेट करने की उनको इख्तियार हासिल था। बाकायदा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का, अगर कोई करप्शन किसी जगह पे हो रही है किसी वफाकी इदारे के अंदर या किसी वजारत के अंदर, तो वो उनको बाकायदा कोई इस तरीके का उनको टास्क नहीं दिया गया था, कोई ऑफिशियल उनको ड्यूटी इस तरीके की अंजाम देने की हिदायत नहीं की गई थी। वो सिर्फ अपनी सोर्स रिपोर्ट करते थे और इंटरनल सोर्स रिपोर्ट होती थी जो कि आईबी अपनी तमाम रिपोर्ट जनरेट करती थी। लेकिन अब वजीर आजम की जानिब से इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये हिदायत की गई है कि जितनी भी वजारतें हैं, जो वज़रा हैं उनके मातहत जो वजारतें हैं और दीगर जो वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे हैं उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए और उनकी कारकर्दगी के ऊपर मुसलसल आगाही फराहम की जाए। वजीर आजम की हिदायत पर वज़रा और वफाकी इदारों की कड़ी निगरानी की जाएगी। सैयद आरिफीन कराची से रिपोर्ट कर रहे थे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए हम न्यूज।